हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग थोड़े और ऑब्जेक्टिव्स देख रहे हैं अकाउंट्स के इन कंटिन्यूएशन विद द प्रीवियस ऑब्जेक्टिव्स एमसीक्यूज। यहाँ पे एक क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो है इफ़ टोटल सेल्स आर रुपीज़ 5 lakhs, कैश सेल्स आर रुपीज़ 30,000, व्हाट विल बी द क्रेडिट सेल्स। बहुत ईजी है पर ये एग्जाम में आ सकता है। इसका मतलब क्या होता है कि टोटल सेल्स जो है वो 5 lakhs पे दी हुई है, जिसमें से कैश है वो 30,000 पे, तो क्रेडिट सेल्स निकालनी है। ऑब्वियस है कि टोटल सेल्स कैसे निकाली जाती है, तो टोटल सेल्स इज इक्वल्स टू कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स। अब देख लेते हैं कैश सेल्स, टोटल सेल्स कितनी दी हुई है 5 lakhs इज इक्वल्स टू जो कैश सेल्स है वो है 30,000। तो इसका मतलब अगर हमें क्रेडिट सेल्स निकालनी है तो वो कैसे निकालेंगे, 5 lakhs में से 30,000 गया तो 4,70,000 will be your credit sales। सिंपल था, राइट? तो 4,70,000 is our credit sales। वेरी सिंपल। नाउ वी गो टू द सेकेंड वन जो कहता है when goods received from head office of rupees 2,50,000 at cost plus 25% profit, how much is the loading। ये ब्रांच अकाउंट लेसन से है। वो क्या कह रहा है कि अगर हेड ऑफिस ने ब्रांच को कुछ माल भेजा हुआ है 2,50,000 का, विच इज़ एट कॉस्ट प्लस 25% प्रॉफिट, देन व्हाट इज़ द लोडिंग। तो यहाँ पे हमें एक छोटी सी वर्किंग नोट करनी है, CP प्लस P विच इज़ इक्वल्स टू SP। CP मतलब कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस। ये जो प्रॉफिट दिया हुआ है 25% का, उसको हम लोग प्रॉफिट के नीचे डाल देते हैं। अब ये कैसे था, ये 25% था, हमने ये जो सिंबल है उसको इग्नोर कर दिया और ये जो सिंबल है इसको परसेंट बोलते हैं। सेंट का मतलब 100 होता है। अगर आपने ये 100 निकाल दिया तो हम लोग अज्यूम कर लेंगे कि ये जो कॉस्ट है वो हो गई 100। ये कॉस्ट के नीचे 100 क्यों लिखा, क्योंकि उसने यहाँ पे कॉस्ट दिया हुआ था। तो अगर कॉस्ट प्राइस 100 है, प्रॉफिट 25 है, तो इसका मतलब सेलिंग प्राइस विल बी 125। ओके, तो अभी हमें यहाँ पे लोडिंग का फॉर्मूला निकालना पड़ेगा विच इज़ P अपॉन SP। तो P कितना है हमारा 25 अपॉन 125। P मतलब प्रॉफिट, SP नीचे डाल दिया, 25 1 जा 25 5 जा। इसका मतलब 1/5 पार्ट जो है वो लोडिंग का है। अभी देखिए आपका मटेरियल कितने का है, तो 2,50,000 इंटू 1/5 विच गिव्स अस 50,000। दिस इज the answer। is this clear? this is the loading का मतलब जो एक्स्ट्रा चार्ज किया था वो हमने यहाँ से निकाल दिया, right? now we go to the next one which is when share capital is rupees 6 lakhs, interim dividend is at 4%, paid is 9,000, how much will be transferred to schedule number 5 of banking final accounts। अब यहाँ पे उसने शेयर कैपिटल के बारे में बोला हुआ है। शेयर कैपिटल के बारे में क्या बोल रहा है कि शेयर कैपिटल 6 lakhs है। डिविडेंड जो है वो हमेशा शेयर कैपिटल के ऊपर कैलकुलेट किया जाता है। तो हमारा पेड अप कैपिटल शेयर कैपिटल देखिए कितने पे है 6 lakhs। इसके ऊपर डिविडेंड कितना डिक्लेयर किया गया था 4%, मतलब टोटल डिविडेंड कितना मिलना चाहिए था, सो दिस इज 24,000। तो 24,000 was the dividend that was supposed to be paid। लेकिन उन्होंने इंटरिम डिविडेंड देखिए कितना दिया हुआ है। इंटरिम डिविडेंड मतलब जो 2 साल एनुअल जनरल मीटिंग के बीच में डिक्लेयर किया जाता है, जो पूरे साल के बीच में डिक्लेयर किया जाता है उसे इंटरिम डिविडेंड कहते हैं। तो वो कितने दिया गया है 9,000। तो अभी कितना देना बाकी है, दिस इज द डिविडेंड दैट इज पेड। 24 में से 9 गया तो 15,000 इज अनपेड, ये हमें देना है। इसका मतलब ये जो डिविडेंड है ये हमारे सिर के ऊपर एक कर्जा है। दैट्स व्हाई इट गोज टू शेड्यूल नंबर 5 विच इज करंट लिएबिलिटीज एंड प्रोविजंस। ओके, तो ये अनपेड डिविडेंड जो है वो कैसे निकाला, पहले हमने शेयर कैपिटल के ऊपर निकाला कितना टोटल डिविडेंड ड्यू था, उसमें से जो पेड कर दिया है वो माइनस कर दिया, तो हमें पता चला अनपेड डिविडेंड कितना है। तो आंसर कितना हो गया 15,000। okay, now we go to the next question which is related to, I think this is related to your insurance claim। opening stock in 2018 was 58,000, closing stock was
of 2018 was 90,000. What was the closing stock of 2017? थोड़ा सा जम्बलिंग किया हुआ है, ध्यान से देखिए. ओपनिंग कब का दिया हुआ है? 2018 का ओपनिंग दिया हुआ है उन्होंने कितने पे? 90,000 पे. सॉरी, दिस इज़ नॉट 90,000, ये दिया हुआ है 58,000 पे. और क्लोजिंग कितने पे दिया हुआ है? तो क्लोजिंग है 90,000 पे. उन्होंने निकालने किसका बोला है? 2017 का उन्होंने हमें क्लोजिंग निकालने बोला है. याद रखिए, ये जो ओपनिंग पे आता है वो पिछले साल का ही क्लोजिंग रहता है. इस साल का जो ओपनिंग है वो पिछले साल का क्लोजिंग होता है. इसका मतलब अगर 2018 का ओपनिंग 58 है तो इसका मतलब 2017 का क्लोजिंग कितने पे होगा? बट ऑब्वियस 58,000. समझ में आ गया? प्रीवियस ईयर का जो क्लोजिंग होता है वो नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग हो जाता है. आपको कोई कैलकुलेशंस नहीं करनी थी. यू जस्ट हैव टू यूज योर ग्रे सेल्स, दैट इज योर ब्रेन, एंड गेट द आंसर. नेक्स्ट वन, if sales during indemnity period last year is rupees 5 lakhs and current year is 3 lakhs with an upward trend of 10%, how much is the short sales? अब ये भी इंश्योरेंस कंपनी का है. इंश्योरेंस क्लेम जो हम निकालते हैं उसके लिए ये सब यूज़ किया जाता है. इसका फॉर्मूला देख लेते हैं हम. शॉर्ट सेल्स कैसे निकाला जाता है? तो सेल्स ड्यूरिंग इंडेमनिटी और डिसलोकेशन पीरियड, मैं सिर्फ इंडेमनिटी लिख के दे रही हूँ बट इट इज़ इंडेमनिटी और डिसलोकेशन पीरियड, LY प्लस अपवर्ड ट्रेंड. अब देख लेते सेल्स ड्यूरिंग लास्ट ईयर कितने पे दिया है उन्होंने. तो दिस इज 5 lakhs. उसमें अपवर्ड ट्रेंड कितने का दिया है? अपवर्ड ट्रेंड याद रखिए हमेशा परसेंट में डिक्लेयर किया जाता है. 10%. 10% ऑफ द लास्ट ईयर सेल्स वो निकाल लीजिए 50,000. तो ये हमारे पास टोटल फिगर कितनी हो गई? दोनों को ऐड करना है 5,50,000. इसमें से माइनस करेंगे सेल्स ड्यूरिंग इंडेमनिटी और डिसलोकेशन पीरियड ऑफ द करंट ईयर. करंट ईयर का देखिए कितना है? 3 lakhs. इसका मतलब शॉर्ट सेल्स कितने पे हो गया? तो 2,50,000. ओके, तो इस तरीके से हमने हमारा शॉर्ट सेल्स निकाला हुआ है विच इज़ 2,50,000. ध्यान दीजिए, आपको यहाँ पे इंडेमनिटी पीरियड और डिसलोकेशन पीरियड दोनों में से वो पीरियड लेना है जो छोटा होगा. ठीक है, इंडेमनिटी पीरियड अगर 6 महीने का है और डिसलोकेशन 4 महीने का है तो हमने डिसलोकेशन पीरियड लिया रहता. अगर इंडेमनिटी 2 महीने का है और डिसलोकेशन 6 महीने का है तो हमने इंडेमनिटी लिया रहता. जो भी पीरियड कम होगा ड्यूरेशन का उसकी हमें वैल्यूज़ लेनी रहती है. और जो हम यहाँ पे पीरियड लेंगे वही पीरियड आपको यहाँ पे लेना है. अगर यहाँ पे इंडेमनिटी लिया है तो यहाँ पे भी इंडेमनिटी आएगा. यहाँ पे डिसलोकेशन लिया होता तो ये भी डिसलोकेशन ही आता था. ओके, now we go to the next one, which is if head office remitted 5,000 for petty cash, branch already had 3,000 and spent 2,000, how much will be the closing balance and will loading be calculated on it? देखिए, दो अलग अलग कंसेप्ट्स उन्होंने यहाँ पे पूछी हुई है. ये हम लोग ब्रांच अकाउंट्स के बारे में वापस उन्होंने बताया हुआ है कि हेड ऑफिस ने 5,000 रुपीज़ पेटी कैश के नाम पे दिया हुआ है. अभी अगर हम यहाँ पे पेटी कैश का एक रफ अकाउंट बना लेते हैं तो देखिए, पेटी कैश का टी फॉर्म में अगर मैं रफ अकाउंट बना रही हूँ तो यहाँ पे लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. ओपनिंग बैलेंस कितना है? तो द ब्रांच ऑलरेडी हैड 3,000, मतलब उसके पास पहले से कितना था? 3,000. जो पहले से था उसे बैलेंस कहा जाता है. हेड ऑफिस ने कितना भेजा? 5,000. जो भी कैश भेजी जाएगी वो यहाँ से अंदर आएगी और यहाँ से बाहर जाती है. तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे टू HO रेमिटेंस. रेमिट का मतलब देना होता है. कितना HO ने भेज दिया है उनको? 5,000. अभी कुल मिला के इनके पास कितना हो गया? 8,000. इसमें से खर्च कितना किया है? तो बाय एक्सपेंसेस खर्च हो गया है 2,000. तो बचा कितना?
तो बैलेंस कैरिड डाउन जो आपका क्लोजिंग बैलेंस है विल बी 6000। ये 6000 मुझे कहाँ से मिला? तो देखिए इस बाजू की टोटलिंग कितनी थी? 8000। 8000 में से 2000 गया, 6000। दिस इज द क्लोजिंग ऑफ पेटी कैश. Okay, so this much amount of petty cash will be there in hand. तो इस तरीके से हमें पेटी कैश का बैलेंस निकाल लिया. क्वेश्चन इज ओवर? नो, वी स्टिल हैव टू डू विल लोडिंग बी कैलकुलेटेड ऑन इट. वो पूछ रहा है कि क्या इस पे लोडिंग चार्ज होगा क्लोजिंग बैलेंस पे? जी नहीं. लोडिंग जो है वो सिर्फ और सिर्फ मटेरियल पे चार्ज किया जाता है. यूजुअली किस पे किया जाता है? ओपनिंग स्टॉक पे. देखिए स्टॉक वर्ड इंपॉर्टेंट है. ओपनिंग स्टॉक, गुड्स फ्रॉम HO, दैट इज हेड ऑफिस, गुड्स रिटर्न्ड टू HO, और क्लोजिंग स्टॉक. आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट यूजुअली इन पे निकाला जाता है. इसके अलावा कोई भी इनवॉइस प्राइस पे होगा तो उसे हम उस पर भी लोडिंग निकालेंगे. बट अंडर नो सर्कमस्टांसिस वी आर गोइंग टू कैलकुलेट इट ऑन पेटी कैश. पेटी कैश पे लोडिंग नहीं निकलती है. ओके, आई थिंक ईजी है आपके MCQs, राइट. हम एक और देखते हैं वो क्या कह रहा है. गिवन net profit is 50,000, standing charges 12,000, out of which 2,000 is uninsured, and turnover for the accounting year is 2 lakhs. Find the profit ratio. अभी उसने हमें यहाँ पे रेशियो निकालने बोल रहा है, तो हम यहाँ पे निकाल सकते हैं ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो या प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल्स टू. कैसे निकालेंगे? इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए. ये कौन से लेसन का है पहले वो बता दीजिए. तो ये है हमारा इंश्योरेंस के लेसन का. ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे. नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस अपॉन सेल्स फॉर अकाउंटिंग पीरियड. देख लेते हैं ये कैसे निकालेंगे. इनटू 100. ध्यान दीजिए नेट प्रॉफिट कितने पे दिया हुआ है आपको? 50,000 प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, पूरे के पूरे स्टैंडिंग चार्जेस 12,000 पे, जिसपे से 2,000 अनइंश्योर्ड है. तो अगर अनइंश्योर्ड 2,000 है तो इंश्योर्ड कितना हो जाएगा? 12 में से 2 गए 10,000 अपॉन सेल्स फॉर द अकाउंटिंग पीरियड. कितने पे है सेल्स फॉर द अकाउंटिंग पीरियड? 2 lakhs इंटू 100. To solve it further, 50 plus 10 gives us 60,000 upon 2 lakhs into 100. Okay, so we solve it. 60,000 divided with 2 lakhs into 100. This gives us 30%. Right? इज दिस क्लियर? यहाँ पे ध्यान दीजिए. यहाँ पे क्या हो गया था? स्टैंडिंग चार्जेस उसने टोटल 12,000 बताए थे, लेकिन उसमें से 2,000 जो है वो अनइंश्योर्ड थे. तो हमें अनइंश्योर्ड नहीं लेना है, क्योंकि हमारा फॉर्मूला कहता है इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस. हमें सिर्फ इंश्योर्ड वाले लेने हैं. तो इंश्योर्ड कितने हो गए? 12 में से 2 गए 10,000 इंश्योर्ड. बाकी तो फॉर्मूला में पुट कर दिया और आंसर निकाला, विच इज़ 30%. राइट. आई होप दिस वॉज ऑल्सो वेरी सिंपल. नाउ वी गो टू द नेक्स्ट वन विच इज़ अ बिट ट्रिकी. Now pay attention to it. If current assets are 10 lakhs, inclusive of stock 2 lakhs and debtors 3 lakhs, quick liabilities are 7 lakhs, then quick ratio will be dash. अभी यहाँ पे उसने हमको current assets दिया और निकालने क्या बोल रहा है? Quick ratio. तो पहले मैं मेरा quick ratio निकाल देती हूँ. Quick ratio का फॉर्मूला क्या है? तो quick ratio is equals to quick assets upon क्विक लिएबिलिटीज़. अभी भाई ये क्विक एसेट्स क्या होती है? तो हमने हमारे शायद से रेशियो एनालिसिस के जो वीडियो है उसमें बताया हुआ था. फिर भी लिंक ऊपर दे देती हूँ, देख लेना, या फिर डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगी. उसके हिसाब से हमें यहाँ पे निकालना पड़ेगा. अब क्विक एसेट्स कैसे निकाली जाती है? तो मैं यहाँ पे QA लिख के ले रही थी क्विक एसेट्स के लिए. तो करंट एसेट्स माइनस स्टॉक. देखिए करंट एसेट्स कितने पे दिए उसने? 10 lakhs के ऊपर, माइनस स्टॉक कितने पे दिया हुआ है? 2 लाख. तो मेरी क्विक एसेट्स कितनी हो गई? 8 lakhs. और क्विक लायबिलिटीज उसने 7 lakhs दिया हुआ था. तो अभी हम इसको कैसे निकालेंगे? सो द फॉर्मूला विल बी क्विक एसेट्स इज, नीचे ले लेते नहीं तो 8 lakhs
अपॉन 7 lakhs. ओके, तो ये देख लेते हैं हम लोग कैसे हो जाएगा. तो दिस गिव्स अस 1.14:1. ठीक है, लेकिन अभी एक जो डाउट मेरे मन में आया वो ये है कि इन्होंने फिर डेटर्स की 3 lakhs क्यों दिए थे. ये आपको उसने सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया था. आपको पता होना चाहिए कि क्विक एसेट्स निकालते समय हम करंट एसेट्स में से सिर्फ स्टॉक निकालते हैं, और वैसे क्विक लिएबिलिटीज़ निकालते समय करंट लिएबिलिटीज़ माइनस बैंक ओवरड्राफ्ट हम लोग करते हैं. ठीक है, पर क्विक लिएबिलिटीज़ तो उन्होंने दी हुई थी तो हमने वही लिख ली, लेकिन क्विक एसेट्स न देते हुए करंट एसेट्स दी थी. तो करंट एसेट्स को हमने कैसे करना था, कोई जो करंट एसेट्स दिए उसमें से अगर मैंने स्टॉक निकाल लिया तो मुझे क्विक एसेट्स मिल जाता. उसने सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए हमें डेटर्स दिया था. वी डोंट हैव टू सी फॉर द डेटर्स. विद दिस वी हैव कैलकुलेटेड द क्विक रेशियो. अभी थोड़ा सा आगे की ओर देखते हैं. क्विक रेशियो जो हमने निकाला हुआ है, आपको पता है एडवोकेटेड क्विक रेशियो कितना है या रिकमेंडेड रेशियो कितना है, जितना होना चाहिए. क्विक रेशियो कितने पे होना चाहिए, तो 1:1 ये एडवोकेटेड क्विक रेशियो है. वैसे ही यहाँ पे हमारा 1.14:1 आ रहा है, मतलब ये हमारे एडवोकेटेड रेशियो के थोड़ा पास में आ रहा है, तो ये अच्छा रेशियो है. ओके, सो क्विक रेशियो हमारा क्या कहता है, क्विक एसेट्स अपॉन क्विक लिएबिलिटीज विल गिव अस क्विक ratio. With this we have completed all the objectives that I had. I think I have one more, so we'll just clear it off fast. Credit sales in branch is shown in, the only one option. Credit sales की एंट्री ब्रांच में कहाँ पे की जाती है, अभी देख लेते हैं कहाँ पे की जाती है. एक है ब्रांच पेटी कैश अकाउंट, ब्रांच स्टॉक अकाउंट, ब्रांच डेटर्स अकाउंट, एंड बोथ 2 and 3. यहाँ पे देखिए क्रेडिट सेल्स जो है वो पेटी कैश से उसका कोई भी लेना देना नहीं होता है. बट ऑब्वियस क्रेडिट सेल्स जो है वो स्टॉक को कम करेगा, ब्रांच स्टॉक को. ब्रांच डेटर्स अकाउंट के बैलेंस को वो बढ़ाएगा. इसका मतलब ये दोनों ऑप्शंस बराबर है, लेकिन मैं 2 आंसर्स नहीं दे सकती क्योंकि उसने यहाँ पे सिर्फ 1 करेक्ट ऑप्शन बोला है. सो माई आंसर विल बी द 4th ऑप्शन विच इज़ बोथ 2 and 3. Clear with this? So this becomes my correct option, and with this we have completed a bit of the MCQs. Why I use the word a bit? क्योंकि बहुत सारे objectives और हैं. जैसे जैसे हमारे पास टाइम होगा हम और वीडियोज़ अपलोड करेंगे. Till then, stay safe, study well, and all the best. Bye.